परी से भी सुंदर एक राजा था जिसके विवाह के कई वर्षों बाद तक कोई संतान नहीं हुई। अंततः स्वर्ग ने उसे इतनी सुंदर पुत्री प्रदान की कि वो उसके लिए परी से भी सुंदर से अधिक उपयुक्त कोई नाम नहीं सोच सका। अच्छे स्वभाव वाले राजा के मन में कभी यह ख्याल नहीं आया कि ऐसा नाम रखने से परियों की नफरत और ईर्ष्या बच्चे पर उतर आएगी, लेकिन ऐसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने इस दुस्साहसिक नाम के बारे में सुना, उन्होंने उस लड़की को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया जिसने ये नाम रखा था, और या तो उसे क्रूरता से प्रताड़ित किया या कम से कम उसे सभी लोगों की नज़रों से छुपाया। उनके कबीले की सबसे बड़ी परी को बदला लेने का काम सौंपा गया था। इस परी का नाम लेग्री था। वो इतनी बूढ़ी थी कि उसकी सिर्फ एक आंख और एक दांत बचा था, और इन बेचारे अवशेषों को भी उसे पूरी रात एक मजबूत तरल में रखना पड़ता था। वो इतनी द्वेषपूर्ण भी थी कि वो खुशी खुशी अपना सारा समय परियों के पूरे समूह की सभी दुष्ट या दुष्ट हरकतों को अंजाम देने में लगा देती थी। अपने विशाल अनुभव और अपनी मूल प्रवृत्ति के कारण उसे फेरा दैने फेरी को ले जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। बेचारी बच्ची, जो केवल 7 वर्ष की थी, इस भयानक प्राणी के वश में होने पर डर के मारे लगभग मर ही गई। हालांकि जब भूमिगत होकर 1 घंटे की यात्रा के बाद उसने खुद को सुंदर बगीचों वाले एक शानदार महल में पाया, तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, और जब उसने पाया कि उसकी पालतू बिल्ली और कुत्ते ने उसका पीछा किया है, तो उसे और भी खुशी हुई। बूढ़ी परी उसे एक सुंदर कमरे में ले गई, जिसके बारे में उसने कहा कि यह उसका होना चाहिए। साथ ही उसे सख्त आदेश दिया कि वह भट्ठी में जल रही आग को कभी न बुझाए। फिर उसने राजकुमारी को 2 कांच की बोतलें दी और उनसे उनका पूरा ख्याल रखने की इच्छा जताई, और अवज्ञा के मामले में सबसे भयानक धमकियों के साथ अपने आदेश को लागू करने के बाद वह गायब हो गई, जिससे छोटी लड़की महल और परिसर का पता लगाने के लिए स्वतंत्र हो गई और उसे केवल 2 आसान काम दिए जाने से काफ़ी राहत मिली। कई वर्ष बीत गए। इस दौरान राजकुमारी अपने एकाकी जीवन की आदी हो गई, परी के आदेशों का पालन करने लगी और धीरे धीरे अपने पिता राजा के दरबार के बारे में सब कुछ भूल गई। एक दिन बगीचे में एक फव्वारे के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि सूरज की किरणें पानी पर इस तरह से पड़ रही थीं कि एक शानदार इंद्रधनुष बन रहा था। वो इसे निहारने के लिए खड़ी हो गई। तभी उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने एक आवाज़ सुनी जो उसे संबोधित कर रही थी, जो किरणों के केंद्र से आ रही थी। आवाज़ एक नौजवान की थी और उसके मधुर स्वर और उसके द्वारा कही गई सुखद बातों से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि उसका मालिक भी उतना ही आकर्षक होगा, लेकिन ये केवल कल्पना की बात थी, क्योंकि कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुंदर इंद्रधनुष ने फेरा दैने फेरी को बताया कि वह युवा है, एक शक्तिशाली राजा का पुत्र है, और परी लेग्री, जो उसके माता पिता से द्वेष रखती है, ने कुछ वर्षों के लिए उसे उसके प्राकृतिक आकार से वंचित करके अपना बदला लिया है। उसने उसे महल में कैद कर दिया था, जहां कुछ समय के लिए उसे अपनी कैद सहन करना कठिन हो गया था, लेकिन अब उसने स्वीकार किया। वो अब स्वतंत्रता के लिए आहें नहीं भरता, क्योंकि उसने फेरा दैने फेरी को देखा और उससे प्रेम करना सीख लिया था। उन्होंने इस घोषणा में कई अन्य कोमल बातें भी जोड़ दी, और राजकुमारी, जिनके लिए ऐसी टिप्पणियां एक नया अनुभव थी, उनके ध्यान से प्रसन्न और प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। राजकुमार केवल इंद्रधनुष के रूप में ही प्रकट हो सकता था या बोल सकता था, और इसलिए यह आवश्यक था कि सूर्य पानी पर चमके ताकि किरणें स्वयं बन सकें। फेरी से भी सुंदरी ने अपने प्रेमी से मिलने का कोई भी पल नहीं गंवाया और उन्होंने कई लंबी और रोचक मुलाकातों का आनंद लिया। हालांकि एक दिन उनकी बातचीत इतनी दिलचस्प हो गई और समय इतनी जल्दी बीत गया कि राजकुमारी आग पर ध्यान देना भूल गई और आग बुझ गई। लेग्री को वापस लौटने पर जल्द ही पता चला कि यह उपेक्षा की गई है और वह अपने प्यारे कैदी के प्रति अपनी नाराजगी दिखाने का अवसर पाकर बहुत खुश थी। उसने फेरी से भी सुंदरी को आदेश दिया कि वह अगले दिन भोर में लोक्रिनोस से आग मांगे ताकि वह उस आग को फिर से जला सके जिसे उसने बुझने दिया था। अब ये लोक्रिनोस एक क्रूर राक्षस था जो अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को खा जाता था, और खास तौर पर किसी भी युवा लड़की को पकड़ने और खाने का मौका पाकर बहुत खुश होता था। हमारी नायिका ने बहुत ही मधुरता से आज्ञा का पालन किया और अपने प्रेमी से विदा लिए बिना ही वो निश्चित मृत्यु के लिए लोक्रिनोस के पास जाने के लिए निकल पड़ी।
जब वह एक जंगल को पार कर रही थी तो एक पक्षी ने उसे एक चमकता हुआ कंकड़ उठाने के लिए कहा, जो उसे पास के एक फव्वारे में मिलेगा और जब जरूरत होगी तो उसका इस्तेमाल करेगी। उसने पक्षी की सलाह मान ली और नियत समय पर लोक्रिनोस के घर पहुंच गई। सौभाग्य से उसे घर पर केवल उसकी पत्नी मिली, जो राजकुमारी की जवानी और सुंदरता और मधुर सौम्य व्यवहार से बहुत प्रभावित हुई और चमकते हुए कंकड़ के उपहार से और भी अधिक प्रभावित हुई। उसने फौरन ही फेरी को आग दे दी और पत्थर के बदले में उसे एक और पत्थर दे दिया, जो शायद किसी दिन काम आ सकता है। फिर उसने उसे कोई नुकसान पहुंचाए बिना ही विदा कर दिया। लेग्री इस अभियान के सुखद परिणाम से जितनी हैरान थी, उतनी ही नाखुश भी थी और परी से भी सुंदरी राजकुमार रेनबो से मिलने और उसे अपने कारनामों के बारे में बताने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। हालांकि उसने पाया कि उसे पहले से ही एक परी ने सब कुछ बता दिया था जो उसकी रक्षा करती थी और जिससे वह संबंधित था। अपनी प्रिय राजकुमारी के लिए नए खतरों के डर से उसने बगीचे के फव्वारे के बजाय मिलने का कोई और सुविधाजनक तरीका निकाला और फेरा दैने फेरी ने अपनी योजना को हर दिन पूरी सफलता के साथ अंजाम दिया। हर सुबह वह अपनी खिड़की पर पानी से भरा एक बड़ा कटोरा रखती थी और जैसे ही सूरज की किरणें पानी पर पड़ती, इंद्रधनुष उतना ही स्पष्ट दिखाई देता जितना कि फव्वारे में कभी दिखाई देता था। इस तरह वे आग या उन दो बोतलों को नज़रअंदाज किए बिना मिल पाते थे जिनमें बूढ़ी परी रात में अपनी आंख और दांत रखती थी और कुछ समय तक प्रेमी प्रेमिका एक साथ धूप के हर घंटे का आनंद लेते थे। एक दिन राजकुमार रेनबो दुख की गहराई में दिखाई दिया। उसने अभी अभी सुना था कि उसे इस खूबसूरत जगह से निर्वासित किया जा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। बेचारे युवा जोड़े निराशा में थे और केवल धूप की आखिरी किरण के साथ अलग हुए और अगली सुबह मिलने की उम्मीद कर रहे थे। अफसोस, अगला दिन अंधेरा और उदास था और दोपहर में ही सूरज कुछ मिनटों के लिए बादलों के बीच से निकला। परी से भी सुंदर लड़की उत्सुकता से खिड़की की ओर दौड़ी, लेकिन जल्दबाजी में उसने बेसिन को उलट दिया और सारा पानी गिरा दिया जिससे उसने रात भर ध्यान से उसमें पानी भरा था। 2 बोतलों में भरे पानी के अलावा कोई और पानी हाथ में नहीं था। अलग होने से पहले अपने प्रेमी को देखने का यह एकमात्र मौका था और उसने बोतल को तोड़ने और उसमें से सारा पानी बेसिन में डालने में संकोच नहीं किया। तभी इंद्रधनुष तुरंत प्रकट हो गया। उनकी विदाई कोमलता से भरी थी। राजकुमार ने सबसे जोशीले और ईमानदार विरोध किए और वादा किया कि वह अपनी प्रिय परी से भी सुंदर लड़की को उसकी कैद से छुड़ाने में मदद करने वाली किसी भी चीज़ की उपेक्षा नहीं करेगा और उससे विनती की कि जैसे ही वे दोनों आज़ाद हो जाएं, वह उनकी शादी के लिए सहमति दे दे। राजकुमारी ने अपनी ओर से कोई दूसरा पति न रखने की कसम खाए और खुद को उसके साथ फिर से जुड़ने के लिए मौत का सामना करने के लिए तैयार घोषित किया। उन्हें विदाई के लिए अधिक समय नहीं दिया गया। इंद्रधनुष लुप्त हो गया और राजकुमारी ने सभी जोखिम उठाने का निश्चय कर लिया और तुरंत ही चल पड़ी, अपने साथ अपने कुत्ते, बिल्ली, मर्टल की टहनी और लोक्रिनोस की पत्नी द्वारा दिया गया पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं लिया। जब लेग्री को अपने कैदी के भागने का पता चला तो वह क्रोधित हो गई और पूरी गति से उसका पीछा करने लगी। उसने उसे उस समय पकड़ लिया जब वो बेचारी लड़की थककर चूर होकर एक गुफा में आराम करने के लिए लेटी हुई थी, जिसे पत्थर ने उसे आश्रय देने के लिए बनाया था। छोटा कुत्ता जो अपनी मालकिन पर नजर रख रहा था, तुरंत लेग्री पर झपटा और उसे इतनी बुरी तरह से काटा कि वह गुफा के एक कोने से टकरा गई और उसका एकमात्र दांत टूट गया। इससे पहले कि वह अपने दर्द और गुस्से से उबर पाती, राजकुमारी को भागने का समय मिल गया और वह अपने रास्ते पर कुछ दूर निकल गई। डर ने उसे कुछ समय के लिए ताकत दी, लेकिन आखिरकार वह आगे नहीं जा सकी और आराम करने के लिए नीचे गिर गई। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके हाथ में मौजूद मर्टल की टहनी जमीन से टकराई और तुरंत उसके चारों ओर एक हरा और छायादार बोरोग आया, जिसमें उसे शांति से सोने की उम्मीद थी। लेकिन लेग्री ने अपना पीछा नहीं छोड़ा था और जब फेरा दैने फेरी गहरी नींद में सो गई थी, तब वो वहां पहुंची। इस बार उसने अपने शिकार को पकड़ने का पक्का इरादा किया, लेकिन बिल्ली ने उसे देख लिया और कुंज की एक शाखा से उछलकर वह लेग्री के चेहरे पर झपटी और उसकी एकमात्र आंख फोड़ दी। इस तरह राजकुमारी को हमेशा के लिए उसके उत्पीड़क से मुक्ति मिल गई।
कोई सोच सकता था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही लेग्री को युद्ध में उतारा गया, हमारी नायिका भूख और प्यास से व्याकुल हो गई। उसे लगा कि अब उसे मर जाना चाहिए, और वो किसी तरह खुद को घसीटते हुए एक छोटे से हरे और सफ़ेद रंग के सुंदर घर तक पहुंची, जो कुछ ही दूरी पर था। यहाँ उसका स्वागत एक खूबसूरत महिला ने किया, जिसने घर से मेल खाते हुए हरे और सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे, जो जाहिर तौर पर उसका था, और जिसमें वह अकेली रहने वाली लग रही थी। उसने बेहोश हो रही राजकुमारी का बहुत ही विनम्रता से स्वागत किया, उसे एक बढ़िया भोजन कराया और एक सुखद बिस्तर पर एक लंबी रात के विश्राम के बाद उससे कहा कि अनेक कठिनाइयों के बाद उसे अंततः अपनी इच्छा पूरी हो गई है। जब हरे और सफ़ेद रंग की महिला राजकुमारी से विदा लेने लगी, तो उसने उसे एक अखरोट दिया, तथा चाहा कि वह इसे केवल तभी खोले जब उसे बहुत अधिक आवश्यकता हो। एक लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद फेरी दैने फेरी को एक बार फिर एक घर में स्वागत किया गया, और वह भी बिल्कुल उसी जैसी महिला के साथ जिसे उसने छोड़ा था। यहाँ भी उसे वही आदेश के साथ एक उपहार मिला, लेकिन एक अखरोट के बजाय इस महिला ने उसे एक सुनहरा अनार दिया। शोकाकुल राजकुमारी को अपना थका हुआ रास्ता जारी रखना पड़ा, और कई परेशानियों और कठिनाइयों के बाद उसे फिर से तीसरे घर में आराम और आश्रय मिला, जो बिल्कुल दूसरे दो घरों जैसा था। ये घर 3 बहनों के थे, सभी परियों की तरह उपहारों से संपन्न थीं, और सभी मन और व्यक्तित्व में इतनी समान थीं कि वे चाहती थीं कि उनके घर और कपड़े भी समान रूप से एक जैसे हों। उनका काम दुर्भाग्य में पड़े लोगों की मदद करना था, और वे उतनी ही कोमल और दयालु थीं, जितनी लेग्री क्रूर और द्वेषपूर्ण थी। तीसरी परी ने गरीब यात्री को सांत्वना दी, उससे हिम्मत न हारने की विनती की, तथा उसे आश्वासन दिया कि उसकी परेशानियों का पुरस्कार मिलेगा। उसने अपनी सलाह के साथ एक क्रिस्टल की खुशबूदार बोतल भी भेंट की, साथ ही सख्त आदेश दिया कि इसे केवल तभी खोला जाए जब बहुत ज़रूरत हो। परी से भी सुंदरी ने उसे गर्मजोशी से धन्यवाद दिया, और सुखद विचारों से उत्साहित होकर अपने रास्ते पर चल पड़ी। कुछ समय बाद उसका रास्ता एक जंगल से होकर गुजरा, जो नर्म हवाओं और मीठी खुशबू से भरा हुआ था, और 100 गज की दूरी तय करने से पहले ही उसे एक अद्भुत चांदी का महल दिखाई दिया, जो 4 सबसे बड़े पेड़ों से मजबूत चांदी की जंजीरों से लटका हुआ था। यह इतनी खूबसूरती से लटका हुआ था कि एक हल्की हवा इसे हिलाने के लिए पर्याप्त थी कि आप सुखद नींद में चले जाएं। परी से भी सुंदरी को इस महल में प्रवेश करने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन जमीन से थोड़ा ऊपर लटके होने के अलावा वहां न तो दरवाजे थे और न ही खिड़कियां। उसे कोई संदेह नहीं था, हालांकि मैं वास्तव में नहीं सोच सकता कि क्योंकि वह क्षण आ गया था जब उसे दिया गया अखरोट इस्तेमाल करना था। उसने उसे खोला, और एक छोटा सा हॉल पोर्टर बाहर आया, जिसकी कमर में एक छोटी सी चेन लटकी हुई थी, जिसके अंत में एक सुनहरी चाबी थी जो आपने कभी देखी सबसे छोटी पिन जितनी लंबी थी। राजकुमारी चांदी की जंजीरों में से एक पर चढ़ गई, अपने हाथ में छोटे दरबान को पकड़े हुए, जिसने अपने छोटे आकार के बावजूद अपनी सुनहरी चाबी से एक गुप्त दरवाजा खोला और उसे अंदर जाने दिया। वो एक शानदार कमरे में दाखिल हुई, जो पूरे महल में फैला हुआ लग रहा था, और जिसकी छत पर सोने और रत्न जड़ित सितारों से रोशनी हो रही थी। इस कमरे के बीच में एक सोफा रखा था, जिस पर इंद्रधनुष के सभी रंगों के पर्दे लगे थे, और उसे सुनहरी डोरियों से लटकाया गया था ताकि वह महल के साथ इस तरह से हिले कि उस पर बैठे व्यक्ति को नींद आ जाए। इस सुंदर सोफे पर राजकुमार रेनबो लेटा हुआ था, जो पहले से भी अधिक सुंदर लग रहा था, और गहरी नींद में डूबा हुआ था, जिसमें वह अपने लापता होने के बाद से ही डूबा हुआ था। परी से परी, जिसने अब उसे पहली बार उसके असली रूप में देखा था, उसे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे डर था कि कहीं उसका रूप उस आवाज़ और भाषा से मेल न खाए जिसने उसका दिल जीत लिया था। साथ ही वो उस स्पष्ट उदासीनता से बहुत आहत महसूस कर रही थी जिसके साथ उसका स्वागत किया गया था। उसने अपने जीवन में आए सभी खतरों और कठिनाइयों के बारे में बताया, और यद्यपि उसने कहानी को 20 बार ऊंची आवाज में दोहराया, राजकुमार सोता रहा और उसने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उसने सुनहरे अनार का सहारा लिया और उसे खोलने पर पाया कि सभी बीज कई छोटे वायलिनों के समान थे जो गुंबददार छत पर उड़ गए और तुरंत मधुर स्वर में बजने लगे। राजकुमार पूरी तरह से होश में नहीं था,
लेकिन उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और वह और भी अधिक सुंदर लग रहा था। पहचाने न जाने से अधीर, परी से भी सुंदरी ने अब अपना तीसरा उपहार निकाला और क्रिस्टल की खुशबू वाली बोतल खोलते ही एक छोटी सी सायरन उड़ी, जिसने वायलिन को शांत कर दिया और फिर राजकुमार के कान के पास गाकर बताया कि उसकी प्रेमिका ने उसे खोजने में क्या क्या सहा है। उसने अपनी कहानी में कुछ कोमल उलाहने भी जोड़े, लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले ही वो पूरी तरह जाग गया और खुशी से अभिभूत होकर राजकुमारी के पैरों पर गिर पड़ा। उसी क्षण कमरे की दीवारें फैल गईं और खुल गईं, जिसमें रत्नों से जड़ा एक सुनहरा सिंहासन दिखाई दिया। अब एक शानदार दरबार इकट्ठा होना शुरू हो गया और उसी समय शानदार पोशाकों में सजी महिलाओं से भरी कई सुंदर गाड़ियां आ गईं। इनमें से पहली और सबसे शानदार गाड़ी में राजकुमार रेनबो की मां बैठी थी। उसने अपने बेटे को प्यार से गले लगाया, जिसके बाद उसने उसे बताया कि उसके पिता की मृत्यु कुछ सालों पहले हो चुकी है। परियों का गुस्सा आखिरकार शांत हो गया है और वह अपने लोगों पर शासन करने के लिए शांति से वापस आ सकता है, जो उसकी उपस्थिति के लिए तरस रहे थे। दरबार ने नए राजा का स्वागत खुशी से किया, जो किसी और समय में उसे बहुत खुशी देता, लेकिन उसके सारे विचार परी से भी सुंदर के बारे में थे। वो उसे अपनी माँ और दरबार के सामने पेश करने ही वाला था। उसे यकीन था कि उसका आकर्षण सभी का दिल जीत लेगा। तभी 3 हरी और सफ़ेद बहनें प्रकट हुईं। उन्होंने परी से परी के शाही जन्म का रहस्य घोषित कर दिया और रानी दोनों प्रेमियों को अपनी गाड़ी में लेकर राज्य की राजधानी के लिए रवाना हो गई। यहाँ उनका जोरदार स्वागत किया गया। विवाह समारोह बिना किसी देरी के मनाया गया और आने वाले वर्षों में न तो राजा रेनबो और उनकी रानी, जो परी से भी सुंदर थी, के गुणों, सुंदरता और आपसी स्नेह में कोई कमी आई।